हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा मार्केटिंग का, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। एंड गाइस, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, एनालाइज मतलब होता है उसको इवैल्यूएट करना। सो मार्केट से इन्फॉर्मेशन चाहे सर्वे करके करो या जैसे भी करो, इकट्ठा करना है इन्फॉर्मेशन। तो देखो, ये मार्केटियर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, कहीं से इकट्ठा करता है, उस सबको एनालाइज करता है, ठीक है, यानी पूरा अच्छे से उसको खंगालता है इन्फॉर्मेशन को। दिस इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। और इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे कस्टमर्स की नीड्स क्या है, यानी एक्चुअली में हमारे कस्टमर्स किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं, ताकि हम सेम वैसे ही डिसीजन ले पाएँ और वैसा ही प्रोडक्ट एंड सर्विस बना पाएँ, क्योंकि आखिरकार ख़रीदना तो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को ही है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक और कारण के लिए इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन गैदर करना। क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या हमें किन किन चीज़ों से हमें थ्रेट्स हैं, जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, ठीक है, या फिर हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे वीकनेसेस क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमें पता लग जाता है अगर हम मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। रैपिड ग्रोथ इज़ प्रेडिक्टेड इन सेवरल एरियाज इन इंडियन इकोनॉमी से इन द यूज़ ऑफ इंटरनेट। जैसे कि अगर हमने मार्केट सर्वे किया तो हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है कुछ एरियाज़ में। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि इंटरनेट में आजकल बहुत ज़्यादा लोग मात्रा में इंटरनेट यूज़ करने लगे ना, ये जब से सोशल साइट्स आई हैं इतनी सारी, या फिर आजकल फ़ोन्स वगैरह लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। तो हम जब मार्केट में जाएंगे, मार्केट में पता करेंगे, तभी तो हमें सब कुछ पता लगेगा, है ना। आगे देखते हैं। सो यही सब इन्फॉर्मेशन पाने के बाद एक मार्केटियर पता लगाता है कि हमें कौन सी जगह पे एंटर करना है, यानी किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कौन से एरिया में एक्सपेंड करना है, यानी जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको किस चीज़ में बढ़ाना है, किस में नहीं बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा, जब हम सब कुछ जो है अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे, पता लगाएंगे हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या हैं। आगे देखो, विद द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर्स अ न्यू ट्रेंड हैज़ इमर्ज्ड इन द कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। जब से कंप्यूटर्स आए हैं, ये है ना, इंटरनेट आया है, फ़ोन आया है, तब से क्या हो रहा है, हमें मार्केट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बहुत सारे नए नए तरीके मिलने लगे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब ऑनलाइन भी मार्केट सर्वे कर सकते हैं ना, वेबसाइट्स कई सारी होती हैं जिस पे सर्वे आप कर सकते हैं। मोर एंड मोर कंपनीज़ आर यूजिंग इंटरएक्टिव साइट्स ऑन द इंटरनेट। सो आजकल कंपनीज़ क्या यूज़ कर रही हैं, वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं इंटरनेट पे जाके, ताकि वो कस्टमर्स के व्यूज़ और ओपिनियंस ले पाएँ कि हाँ भाई एक्चुअली में हमारे कस्टमर चाहते क्या हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट उनको चाहिए, ताकि हम वैसा ही डिसीजन ले पाएँ और वैसा ही प्रोडक्ट बना पाएँ। जैसे कि एक न्यूज़ चैनल है टीवी पे, हिंदी में आता है, वो व्यूअर्स की चॉइस मांगता है। व्यूअर्स यानी जो वो उस नाटक को या चैनल को देखते हैं, एसएमएस से बोलते हैं कि भाई मेरे पास 4 या 5 जो है स्टोरीज़ है, आप बता दो कौन सी स्टोरी जो है मैं ब्रॉडकास्ट करूं, ठीक है, कौन सी स्टोरी को डिटेल में दिखाऊं, आप खुद बताओ, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो उसी स्टोरी को सुने जो उनकी चॉइस की हो, ठीक है। अगर हम कस्टमर से पूछेंगे कि तुम अपनी चॉइस की चीज़ बता दो और वो कस्टमर बता दे, तो वैसा ही प्रोडक्ट बना दो, वैसे ही सर्विसेज दे दो, है ना। सेकंड है मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, अब मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं। चलो, अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ मार्केटियर इज़ टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स। अब और एक्टिविटी क्या करनी है, एक मार्केटियर को बढ़िया सा एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, ठीक है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक मार्केटियर है, वो कलर टीवी मैन्युफैक्चर करता है। अभी उसके पूरे कंट्री में जो है 10% टीवी उसी के बिकते हैं, तो 10% शेयर उसी का है। लेकिन उसने एम क्या बनाया कि भाई मुझे तो ये 10% की जगह अगले 3 साल में 20% टीवी मैं बेचना चाहता हूँ, पूरे शेयर मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं एटलीस्ट 20% लोग जो हैं वो मेरे टीवी को प्रेफर करें। सो उसको एक बढ़िया सा मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा।
जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो इंक्लूड करेगा। क्या क्या प्लान्स इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि मैं कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊँ, है ना, प्रोडक्ट को की प्रमोशन कैसे करूँ, एडवर्टीज़मेंट दूँ, क्या करूँ, ये सभी चीज़ें वो डिसाइड किस में करता है, मार्केटिंग प्लान में। थर्ड है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब प्लानिंग कर ली, मार्केटिंग कर ली, अब आई प्रोडक्ट की बारी। चलो भाई, हमें सब कुछ पता लग गया है, अब हमें कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, अपना कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए वो देखना है। सो अब आगे और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी हमें अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट डेवलप करना है, प्रोडक्ट एक बनाना है, कैसा बनाना है वो सोचना है। द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, हमें प्रोडक्ट का ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिससे कि प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव लगे हमारे टारगेट कस्टमर्स को। टारगेट कस्टमर्स यानी जिन लोगों के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है उन लोगों को अट्रैक्टिव लगे वो। अ गुड डिज़ाइन कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर डिज़ाइन अच्छा है आपके प्रोडक्ट का तो उससे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब जो है लोग उसको अच्छा समझेंगे और उसे खरीदेंगे, उसकी सेल्स बढ़ेगी। एंड ऑल्सो गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। और जो है कंपटीशन में भी वो हमारे कॉम्पिटिटर से भी प्रोडक्ट काफ़ी आगे निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन वी प्लान टू बाय एनी प्रोडक्ट से अ मोटर बाइक। सपोज़ हम क्या सोच रहे हैं, चलो हम क्या खरीदते हैं, एक बाइक खरीदते हैं, तो हम उसके सिर्फ फीचर्स नहीं देखते हैं कि भाई कितने कॉस्ट की है, क्या माइलेज दे रही है, नहीं, सिर्फ ये नहीं देखते, और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं। हम उसका डिज़ाइन भी देखते हैं, उसकी शेप कैसी है, उसकी स्टाइल कैसी है, स्टाइलिश लग रही है या नहीं लग रही है बाइक। आजकल के बच्चे तो यही देखते हैं, है ना। कॉस्ट के साथ साथ अगर 2-4 हज़ार रुपये ऊपर में कोई बढ़िया स्टाइल की बाइक मिल रही हो तो लोग वो प्रेफर करेंगे, है ना। तो स्टाइल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? ऐसे गुड्स बनाना जो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अंदर हो, यानी प्री डिटरमाइंड शब्द का मतलब है जो पहले से ही डिसाइड हो रखा हो। स्पेसिफिकेशन से इधर मतलब है कि पहले से स्पेसिफाई या स्टैंडर्ड सेट हो रखा हो कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है पर्टिकुलर इसी क्वालिटी का होना चाहिए। विच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी। इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी हमारे सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही लगते हैं अगर हम एक ही स्टैंडर्ड के बनाते हैं, एक ही साइज़ के बनाते हैं, एक ही वेट के बनाते हैं तो, है ना। एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर्स द बायर दैट गुड कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। वही बात लिखी है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी आप गुड्स बना रहे हैं वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी के अंदर हो, यानी उसकी जो क्वालिटी मेंशन हो रखी है उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, वो उससे कम क्वालिटी के ना हो, ठीक है, उसी प्राइस के अंदर हो, पैकेजिंग वैसी हो, ठीक है, ताकि हमें क्या हो जाए, इसे इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म होते हैं एक जैसे। आगे बात आती है ग्रेडिंग क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना या डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। और ग्रुप्स कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे, जैसे कि क्वालिटी के या साइज़ के बिहाफ पे ग्रेडिंग दे देंगे। ग्रेडिंग जैसे ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, ए ग्रेड का सबसे अच्छी क्वालिटी का है, डी ग्रेड का सबसे लो क्वालिटी का है, ऐसे ग्रेड्स दे देते हैं। ग्रेडिंग इज़ पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। सो हमारे लिए ग्रेड्स देना प्रोडक्ट को क्यों ज़रूरी है? उन प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है जिनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर भाई कुछ नहीं पता लग पाता है कब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो जाए, कब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का ना हो। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं हमारे, वीट हो गया, ऑरेंज फ्रूट्स या कुछ भी हो गए। अब हमें नहीं पता लग पाता भाई कब जो है बहुत अच्छी फसल हो जाए और कब जो है फसल ख़राब हो जाए। ये तो मतलब बारिश वगैरह के ऊपर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है ना। हम अपनी तरफ से हाथ पैर मार के 100% गारंटी नहीं दे सकते कि ये अच्छी क्वालिटी का पैदा होगा। Grading ensures that goods belong to a particular quality and helps in realizing higher price for the high quality output. Grading की हेल्प से हमें अच्छे प्राइस मिल सकते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, यानी जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उतने ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे, इतने ज़्यादा पैसों में ये बिकेगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो पैकेजिंग का क्या मतलब है, सबको पता है ना, पैकिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग होती है। पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर प्रोडक्ट्स। वही बात लिखी है, प्रोडक्ट का पैकेज डिज़ाइन करना जिस चीज़ में पैक होके आता है।
और लेबलिंग का क्या इधर मतलब है, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। पैकेज के ऊपर यानी पैकेट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उसको डिज़ाइन करना, ठीक है, जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन लगी होती है ना, एक पर्चा सा चिपका होता है। तो लेबल जो है वो अलग कैसा भी हो सकता है, सिंपल सा टैग भी हो सकता है, या कोई ग्राफिक्स या यानी कोई डिज़ाइन भी बना हो सकता है। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग हैव बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न डे मार्केटिंग। आजकल पैकेजिंग और लेबलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं मार्केटिंग, दैट दीज आर कंसिडर्ड एज पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। इन्हें पिलर्स ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में। आपको पता है जब कोई भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से पैकिंग हो रखी होती है तो वैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे लगने लगता है अरे वाह ऐसी पैकिंग, कलरफुल पैकिंग, डिज़ाइन वाली पैकिंग, मम्मी यही प्रोडक्ट लेना है मेरे को। तो पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन। सो पैकेजिंग से प्रोडक्शन तो होती है भाई प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग होकर अगर आ रही है इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेफ़ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, बट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रमोशनल टूल। ये एक प्रमोशनल टूल के काम में भी काम आता है, यानी हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है, हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है अच्छी पैकिंग। समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज जज्ड बाय द बायर्स फ्रॉम पैकेजिंग। कभी कभी क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है बायर्स एज मतलब होता है पता लगाना या इवैल्यूएट करना। बायर्स उससे ये भी पता लगाते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, उसकी ऐसे मरी हुई सी पन्नी है, एकदम ढीली ढाली सी, टूटा फूटा सा, ऐसी मरियल सा डब्बा है, तो हम सोचेंगे अरे बड़ा घटिया प्रोडक्ट लग रहा है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं एकदम मजबूत, उसके साथ कोई कंटेनर मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग, हम सोचेंगे अरे बड़ी अच्छी क्वालिटी का है ये प्रोडक्ट, तो इसका डब्बा इतना अच्छा है तो अंदर से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना अच्छा होएगा, है ना। We have seen that in success of many of the consumers brands in recent times such as Lay's और Uncle Chips potatoes, Wafers, Clinic Plus shampoo। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जैसे लेज़, अंकल चिप्स हैं, क्लिनिक प्लस शैम्पू, काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं इधर, वो पैकेजिंग की वजह से जो है काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग देखो क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया फॉर मार्केटिंग फॉर मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनरिक नेम। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रांडिंग में तो होता है ना एक ब्रांड नेम दे देना अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है एक मार्केटियर के लिए कि अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, उसके जेनरिक नाम से, जैसे कि फ़ैन है तो फ़ैन के ही नाम से, पेन है तो पेन के ही नाम से, ठीक है, या फिर उसको आपको बेचना है किसी ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग, जैसे पोलर फ़ैन, ऊषा फ़ैन, रोटो मैक पेन, पायलट पेन, ऐसे करके कुछ बेचना है, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर नाम देना है। ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ब्रांड नेम से क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट लगता है बाकी सबसे, जैसे कोलगेट, बबूल, है ना, डव शैम्पू हो गया, क्लिनिक प्लस शैम्पू हो गया, तो आसानी से हम ब्रांड से पता लगा सकते हैं ये इस ब्रांड का शैम्पू है, ये इस ब्रांड का शैम्पू है ना। प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट, यानी हमारा प्रोडक्ट बहुत अलग दिखता है हमारे कॉम्पिटिटर से, नाम से ही लोग जान जाते हैं ना कि ये इस ब्रांड का है, ये इस कंपनी का है, विच इन टर्न हेल्प्स इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। इससे हमारे कस्टमर्स लॉयल भी होते हैं। अब जैसे कि कोई इंसान है वो क्लिनिक प्लस यूज़ करता है तो उसे पता है कि भाई मेरे को क्लिनिक प्लस सूट करता है, मुझे क्लिनिक प्लस ही लेना है, कस्टमर्स लॉयल हो जाते हैं, ठीक है, हमारी सेल्स भी इससे प्रमोट होती है। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग इंक्लूड डिसाइडिंग द ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। सो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं। से वेदर ईच प्रोडक्ट विल बी गिवन अ सेपरेट ब्रांड नेम, कि आप जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या उनके लिए अलग अलग ब्रांड नेम देना चाहते हैं, या फिर एक ही ब्रांड नेम के अंदर सारे प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा। जैसे कि फिलिप बल्ब्स, ट्यूब्स, टेलीविज़न, है ना, एक ही ब्रांड नेम के अंदर ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सबको पता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में, कस्टमर सर्विसेज देना। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देना। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है भाई, कस्टमर्स को किस टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं हम, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो एक टोल फ्री नंबर होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, है ना।
या फिर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कोई कंप्लेंट आ रही है, उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा है, वो चल नहीं रहा है, तो उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है। प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज, यानी उधार पे दिया जाए जो आपका प्रोडक्ट है। उधार का मतलब ऐसा नहीं है कि जब बनाए तब पैसे दे देना, जैसे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे दे देते हैं हम EMI पे, है ना, या कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना। तो ये सभी चीज़ें आती है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में। ऑल दिस सर्विसेज एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स। इन सर्विसेज का मेन मोटिव क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना है, वो सेटिस्फाइड हो जाएं, ठीक है, ताकि हमें सक्सेस मिल जाए। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स। रिपीट सेल्स यानी अगर आपका कस्टमर आपके सर्विसेज से खुश होता है तो वो सेल्स रिपीट करने का, यानी दोबारा से कोशिश करेगा कि आपका ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदें और आपके ब्रांड को लेके जो है वो लॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस यानी डिसाइड करना प्रोडक्ट का। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से मतलब क्या है, आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो आप पैसा देते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस पैसे को बोला जाता है प्राइस ऑफ मनी। जैसे कि मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपये का, तो मैंने शॉपकीपर को 10 रुपये दिए, तो वो हो गया 10 रुपये उसका प्रोडक्ट। प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट सक्सेस करेगा या फेलियर करेगा। प्राइस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड टू प्राइस। भाई डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बिल्कुल प्राइस से रिलेटेड है। सबको ही पता है कि अगर जितना प्राइस लो होगा उतनी ज़्यादा हाई डिमांड होगी, है ना, एंड वाइस वर्सा उल्टा। और बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा तो बहुत लिमिटेड से लोग खरीदेंगे ना, जो अफोर्ड कर सकेंगे, सिर्फ वही लोग खरीदेंगे। The marketeers have to properly analyze the factors determining the price of product. So यहाँ पे मार्केटियर का क्या काम है भाई, अच्छे से एनालाइज करो हर एक चीज़ को कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तभी जाके आप डिसीजन लो इसके रिगार्डिंग। ठीक है। इंक्लूडिंग सेटिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है, डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देखो, प्राइस डिसाइड करो, प्राइस को चेंज करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना ताकि उसकी सेल्स बढ़े। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। सो प्रमोशन का यहाँ मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना, अपने फर्म्स के प्रोडक्ट के बारे में बताना कि हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आए हैं, उसके ये फीचर्स हैं, उनको परसुएड करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। ये सभी चीज़ें प्रमोशन के अंदर आती हैं। इसके 4 तरीके होते हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जैसे कि एडवर्टीज़मेंट कर दी, पर्सनल सेलिंग, खुद जाके बेच दिया, पब्लिसिटी कर दी प्रोडक्ट की, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ कर ली। तो 4 तरीक़ों से जो है आप प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। अ मार्केटियर हैज़ टू टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। सो मार्केटियर को भाई डिसीजन लेने ही पड़ते हैं कि कैसे प्रमोशन करनी है, कैसे नहीं करनी है हमारे प्रोडक्ट की। जैसे कि प्रमोशन बजट डिसाइड करना पड़ता है। प्रमोशन बजट यानी एडवर्टीज़मेंट अगर हम दिखा रहे हैं तो अपना बजट कितना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कैसे कितना रुपए हमें खर्चने एडवर्टीज़मेंट पे। या फिर हमें अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है प्रमोशनल टूल्स का, जैसे एडवर्टीज़मेंट भी यूज़ कर ली यहाँ पे और पर्सनल सेलिंग भी यूज़ कर ली, दोनों चीज़ें मिल के यूज़ कर ली। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें देखनी होती है। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से इधर मतलब है जैसे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। सो मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द 2 मेजर डिसीजन एरियाज अंडर द फंक्शन इंक्लूड, इसमें 2 डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, इंटरमीडियरीज बीच में कितने होंगे। अब ये क्या है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बीच में होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स कितने होंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप जाके बेच देंगे या बीच में एक होलसेलर रखेंगे या होलसेलर रिटेलर दोनों रखेंगे, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है। फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू अ प्लेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। फिजिकल मूवमेंट से मतलब क्या है, गुड्स को कहाँ पहुँचाना, जहाँ इनकी प्रोडक्शन हुई है वहाँ से लेकर जहाँ आपके कस्टमर्स बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पहुँचाना गुड्स को, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड
और इसमें और भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें तो अपनी होगी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, बीच में लोग कितने होंगे, और साथ में प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। और क्या चीज़ है इसमें, जैसे कि मैनेजिंग इन्वेंट्री कितनी बना के रखेंगे, यानी लेवल ऑफ स्टॉक, यानी प्रोडक्ट तो बन गया है लेकिन कुछ स्टॉक भी तो अपने पास एक्स्ट्रा बना के रखना पड़ता है ना, संभाल के रखना पड़ता है एक्स्ट्रा स्टॉक, वो कितना रखेंगे। स्टोरेज कैसे करेंगे, गुड्स को स्टोर कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन से वेयर हाउस में रखना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। 11th पॉइंट आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट सबको ही पता है क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना। एज जनरली द यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर वाइड स्प्रेड एंड जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस दीज आर प्रोड्यूस्ड। यानी क्या लिखा हुआ है इसमें, जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि साबुन वामुन हो गया, सर्फ हो गया, इनके कस्टमर्स जो होते हैं वाइड स्प्रेड होते हैं, यानी पूरे जगह दुनिया में फैले होते हैं। ठीक है, जोग्राफिकली सेपरेटेड, यानी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। एक जगह पे प्रोडक्शन होती है तो लोग जो कंजप्शन करने वाले, उनको यूज़ करने वाले, वो पता नहीं कौन कौन सी जगह पे बसे होते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कि अगर हम टी की बात करें तो उसका प्रोडक्शन होता है आसाम में, है ना, लेकिन ये थोड़ा ना सिर्फ आसाम के लोग ही चाय पीते हैं, उसको और भी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और भी स्टेट्स में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे तमिलनाडु में लोग भी चाय पीते हैं भाई, पंजाब के भी, जम्मू कश्मीर के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, सब जगह चाय पी जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन हुआ पंजाब में, लेकिन जो कंजप्शन हुआ वो सपोज़ पूरे इंडिया में हुआ, तो पूरे इंडिया में चाय पहुँचाने का काम करना है ना, आई मीन टी। A marketing firm has to analyze its transportation needs after taking into consideration various factors. So marketing firm क्या करेगी, सबसे पहले तो एनालाइज करेगी कि भाई हमारे को क्या, कैसे जो है प्रोडक्ट पहुंचाना है, कैसे नहीं, क्या 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 सोच कर ये डिसीजन लेगी। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, टूटने वाला तो नहीं है प्रोडक्ट ऐसा, ठीक है, नाजुक सा प्रोडक्ट तो नहीं है, हैवी तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कॉस्ट कितनी पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, बस से सस्ता पड़ रहा है, ट्रेन से सस्ता पड़ रहा है, शिप से सस्ता पड़ रहा है, कैसे सब सस्ता पड़ रहा है। लोकेशन क्या है मार्केट की, भाई पहुंचाना कहाँ पे है। अब मैं बोलूँ मैं ट्रक से पहुंचा रही हूँ, लेकिन पहुंचाना है दूसरे 10-15 देशों में, तो ट्रक से कैसे जाएगा, है ना, शिप वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा चूज़ करें भाई। अगला है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, स्टोर करना गुड्स को वेयर हाउसेस में, ये है इसमें। यूजुअली देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा समय होता है आपका प्रोडक्शन में और गुड्स का यूज़ करने में। ये देखो प्रोडक्शन में और उसकी सेल में काफ़ी समय होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि अभी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ और तुरंत बिक गया 1 मिनट के अंदर अंदर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा समय लगता है प्रोडक्ट बिकने में। इट मे बी बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिमांड की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है डिमांड नहीं होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन तो हम कर देते हैं लेकिन डिमांड उस वक्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे वुलन गारमेंट्स हैं, रेन कोट्स हैं। अब भाई सर्दियों के कपड़े जो जैकेट्स होती हैं वो पूरे साल थोड़ा ना बिकती है, सर्दियों में ही तो ज़्यादा बिकती है। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है गर्मियों में वो क्या करें हम, उसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इरेगुलर सप्लाई होती है प्रोडक्ट की। इरेगुलर सप्लाई यानी प्रोडक्शन पूरे साल नहीं हो पाती है, क्यों, सीजन्स की वजह से। कभी कभी जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, शुगर केन, राइस, वीट, कॉटन, ये पर्टिकुलर सीज़न में ही उगते हैं, लेकिन इनकी डिमांड जो होती है ना वो पूरे साल होती है। अब भाई गेहूँ है, उसका आटा आप बनाते हैं, रोटी खाते हैं, तो पूरे साल रोटियां खाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना जिस महीने गेहूँ उगाई जाती है या काटी जाती है सिर्फ उसी महीने आप रोटियां खाएंगे, बाकी पूरे साल चावल खाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो स्टोर करके रखनी पड़ेगी ना पूरे साल के लिए गेहूँ, है ना। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट देयर इज़ नीड फॉर प्रॉपर स्टोरेज। तो अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ फ्लो रहे प्रोडक्ट का, मार्केट में हर वक्त अवेलेबल रहे आपका प्रोडक्ट, इसके लिए आपको गुड्स जो है स्टोर करके रखने पड़ेंगे, संभाल के रखने पड़ेंगे, ताकि जब भी डिमांड ऑफ स्टोरेज में से निकाल लो। फर्दर देयर इज़ अ नीड फॉर स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट स्टॉक ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनअवॉइडेबल डिलेज इन डिलीवरी। साथ में आपको स्टोरेज क्यों करके रखना पड़ता है स्टॉक, ताकि कोई अनअवॉइडेबल डिले ना हो, यानी डिमांड प्रोडक्ट की आ रही है लेकिन किसी रीज़न से डिले हो रहा है, वो चीज़ ना हो पाए। ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत डिलीवरी होनी चाहिए प्रोडक्ट की।
इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज इज़ परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज। अब देखो पता है क्या होता है, ये स्टोरेज का फंक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं करता है कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया और उसने स्टोर कर लिए। बहुत सारे लोग जो हैं गुड स्टोर करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है, ठीक है, समझ में आती है। होल सेलर्स भी स्टॉक बना के रखते हैं बहुत सारा, कई बार रिटेलर्स भी स्टॉक बना के रखते हैं कई बार, ज़्यादा डिमांड होती है तो। इसके साथ ये वीडियो आपका ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।